हाँ बेटा, जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपने आई करंट दिया जिसका डायरेक्शन ए टू बी है, तो इस करंट के प्रोड्यूस होने से यहाँ पे एक मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। लेकिन वह मैग्नेटिक इफेक्ट को कैसे हम पता करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे कि रियल में कोई यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट हो? तो इसके पास में आप क्या लेके आ जाइए, एक कंपास नीडल लेके आ जाइए, एक कंपास नीडल आप लेके आ जाइए इसके पास। अगर इस कंपास नीडल में कोई डिफ्लेक्शन होता है, कोई भी डिफ्लेक्शन होता है, तो इसका मतलब ये है कि इस कंडक्टर के अराउंड कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड एक क्रिएट हो गई है, एक मैग्नेटिक फील्ड बन गई है। क्लियर हो गया बेटा? अगर कंपास नीडल में कुछ ऐसा नहीं देखने को मिलता है, कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गया बेटा? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जब किसी कंडक्टर में कोई करंट फ्लो कराते हैं तो उसके अराउंड इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। इस मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग जनरली बी से डिनोट करते हैं, बी से। और जो मैग्नेटिक फील्ड होती है या एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है बेटा, ये समझ में आ गया क्या? ये समझ में आ गया? तो इसको इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि व्हेन द करंट इज पास थ्रू एनी ऑफ द कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस्ड अलोंग इट इज सेड टू बी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब किसी कंडक्टर में जब कोई करंट फ्लो कराते हैं तो उस कंडक्टर के अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। क्लियर हो गया बेटा? ये समझ में आ गया क्या कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? क्लियर हो गया सर? डेफिनेशन लिखो। हाँ, डेफिनेशन मैं लिख देता हूं। ओके, when the current passed through any conductor, then a magnetic field produce around it is called magnetic effect of electric current। इसको हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ए से बी तक या एक कंडक्टर है और इसमें यदि आई करंट फ्लो करती है तो इसके अराउंड इस तरह से क्या होता है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम लोग बी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ये क्लियर हो गया? मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर we have taken a wire AB which is connected to an external source with the help of a key and a needle is help of a key and वो is a ये needle मतलब कंपास needle placed nearby this conductor, then we can see the deflection in compass needle, then we can say that around the conductor magnetic field है प्रोड्यूस्ड। समझ में आ गया? इसके पास में यदि मैं कोई कंपास नीडल लेके जाता हूं तो उस कंपास नीडल में क्या होगा, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और अगर डिफ्लेक्शन आता है इसका मतलब कि इसके अराउंड क्या हो गया है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गई है। ठीक है बेटा? व्हेन द की इज ओपन, अगर मान लीजिए कि अगर इसको किसी
एक्सटर्नल सोर्स, जैसे करंट में दे रहा हूं तो करंट देने के लिए कुछ ना कुछ हमें एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा। सेल लगाएं या इसको किसी एक्सटर्नल सोर्स जैसे एसी हुआ उसे कनेक्ट, कहीं से इसको हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे ही ये मैग्नेटिक इफेक्ट जो है यह कब तक रहेगा, सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कब तक बना रहेगा, जब तक उसमें करंट फ्लो होगी। जैसे ही करंट को आप कट ऑफ करते हो उसी समय इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बिल्कुल क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मतलब जब तक करंट उसमें फ्लो करता है तभी तक इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, उसके बाद तुरंत क्या हो जाएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड उसके हट जाएगी। क्लियर हो गया बेटा, समझ में आ गया? सर हाँ बेटा बोलो। सर जो डीसी करंट है जो सर हम बैटरी लगा के देते हैं, सर उसमें तो करंट का डायरेक्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है, तो सर उसमें ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट का जो डायरेक्शन है वो भी कांस्टेंट एक जैसा रहता होगा। वो भी कांस्टेंट रहेगा, वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, वो भी कांस्टेंट रहेगा। पर सर एसी में तो सर करंट, सर पर एसी में करंट की डायरेक्शन चेंज होती है, तो सर मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होती रहेगी क्या? उसमें एसी में करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। डायरेक्शन का मतलब कि एक बार पॉजिटिव डायरेक्शन में एक बार निगेटिव डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहता है ना। एक बार उसका सॉरी एक पॉइंट पे वो जीरो होता है। जैसे ये इस तरह एसी का डायरेक्शन कुछ ऐसे ही चलता है ना, ऐसे ही चलता है। ये इस टाइप से एसी रहती है, हाँ इस टाइप से एसी रहती है। तो यहाँ पे ये बढ़ रहा है, फिर यहाँ पे कम नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं होगा। इसके डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसके डायरेक्शन में कुछ ही फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे इसके स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा, स्ट्रेंथ में डिफरेंस आएगा। मतलब ये इसकी पिक वैल्यू है, ये इसके पॉजिटिव डायरेक्शन में पिक वैल्यू है, ये निगेटिव डायरेक्शन पिक वैल्यू है। और यहाँ पे क्या होता है, नल हो जाता है। इन पॉइंट्स पे क्या होता है, करंट जो है नल हो जाता है। तो जैसे ही करंट नल होगा उस सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगी, यहां से नल हो जाएगी, ठीक है। इसके स्ट्रेंथ पे जरूर फर्क पड़ेगा। सर तो जब करंट नेगेटिव तो मैग्नेटिक फील्ड भी नेगेटिव, ऐसा स्ट्रेंथ निगेटिव का मतलब ये होगा कि उसकी स्ट्रेंथ माइनस होने लगेगी, स्ट्रेंथ कम होने लगेगी। निगेटिव का मतलब ये हाँ, जितना कम करंट जाएगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही वीक प्रोड्यूस होगी। जितना जैसे हम लोग हाई वोल्टेज वायर के नीचे से कभी पास करते हैं तो देखते हैं कि वहां पे बहुत ज्यादा आवाज आती है। उसके नीचे से पास करें तो बहुत ज्यादा आवाज आती है, और हाई वोल्टेज वाले वायर को बहुत ऊपर से ले जाया जाता है। रीजन यही रहता है क्योंकि उसमें करंट बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होती है बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए उसको ऊपर किया जाता है कि कोई मतलब खतरा ना हो सके, ठीक है। इसलिए इतना हाई पे ले जाया जाता है उसको। ओके सर। तो यहां पे हम लोगों ने देख लिया कि अगर इसमें डिफ्लेक्शन होगा तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड है। डिफ्लेक्शन नहीं है यानी कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, लेकिन ये श्योर है यदि करंट पास करेगा तो 100% यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है बेटा। अब उसके बाद हम लोग देखना है कि रूल फॉर द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्लेक्शन। डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन क्या हो सकता है, किस डायरेक्शन में कंपास में डिफ्लेक्शन होगा और किस डायरेक्शन में नहीं होगा, या कब चेंज होगा, ये हमें देखना है। एम्पियर स्विमिंग रूल, सबसे पहला जो है एम्पियर ने एक स्विमिंग रूल दिया था। स्विमिंग रूल का मतलब क्या है कि जैसे हम लोग जब वाटर में तैरते हैं, स्विमिंग पूल में या कहीं भी पानी में जब हम लोग तैरते हैं, तो उसमें जैसे हमारे हाथ और दोनों पैर का फंक्शनिंग ज्यादा होता है, तो उन्होंने इसको बताया था कि किस तरीके से जो कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन होगा वो किस तरीके से होगा। इसको हम लोग देख लें। When the person is swimming in such a manner that their current is entering from the feet, is leaving from the head, then the hand of it will be giving us the direction of the deflection। देखो बेटा क्या होगा, अगर कोई व्यक्ति जैसे ही स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा है तो उसके ये हम मान लेते हैं
कि करंट जो है फीट की तरफ से इंटर कर रही है। 1 मिनट के लिए सपोज करें कि उस पर्सन के फीट की तरफ से करंट जो है क्या हो रही है, इंटर कर रही है और हेड की तरफ से बाहर हो रही है। तो वह जिस डायरेक्शन में अपने हाथों को क्या करता है, स्प्रेड करता है या जैसे चलाता है, वो डायरेक्शन में क्या होगा, यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखाई देगा। समझ में आ गया बेटा? अगर ऐसे वो हाथ को कर रहा है तो उसका डायरेक्शन, हाथ जो हैंड का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन क्या होगा, इनके डिफ्लेक्शन का होगा। जो मतलब कंपाउंड रील होगा वह डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा। क्लियर हो गया बेटा? ये क्लियर हो गया? यस सर। हाँ, उसमें हम लोग को ये याद रखना है कि करंट का जो डायरेक्शन होगा फीट टू हेड होगा। फीट की तरफ से इंटर करे और हेड की तरफ से हम मान लें कि ये पास हो रहा है, तो उस सिचुएशन में जो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन वो उसके जो हाथ होंगे उसका डायरेक्शन ही डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन होगा। दूसरा रूल इन्होंने दिया राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, राइट हैंड थंब रूल। इसको हम लोगों को समझना है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है बेटा? देखो, अपने राइट हैंड को इस तरह से स्प्रेड करो जैसे मैंने स्प्रेड किया है। जो कंडक्टर है इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करो। ये कंडक्टर है, इसको हमने राइट हैंड में होल्ड कर लिया और राइट हैंड में होल्ड करने के बाद से ये थंब को हम इस डायरेक्शन में करें जिस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो कर रही है। मान लीजिए कि इसमें करंट यदि नीचे से ऊपर जा रही है, जैसे यहाँ पे करंट का डायरेक्शन आप देख रहे हो A to B है, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है उसी डायरेक्शन में मैंने अपने थंब के डायरेक्शन को लगाया, ये थंब के डायरेक्शन लगाया और अब अपने 4 फिंगर्स को हमने कर्ल किया। तो कर्ल 4 फिंगर्स की कर्लिंग जिस डायरेक्शन में होगी वही डायरेक्शन इसमें मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब कि इसमें करंट का मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। ठीक है बेटा? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कौन बता रहा है? तो हमारी जो फिंगर्स हैं जिस डायरेक्शन में वो कर्ल होंगी उसी डायरेक्शन को मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन माना जाएगा। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? राइट हैंड थंब रूल क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल ये बताता है व्हेन वी होल्ड ए कंडक्टर इन राइट हैंड and direction of thumb is shows to the direction of current in conductor, then direction of then the fingers curl in which direction? It will be direction of मैग्नेटिक फील्ड B। यही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा। जिस डायरेक्शन हमारी फिंगर्स कर्ल करेंगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ये हमने कंडक्टर लिया, कंडक्टर को राइट हैंड में होल्ड किया, हमारे थंब का डायरेक्शन वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में क्या हो रहा है, करंट फ्लो करती है। तो हमारे जो फिंगर्स की कर्लिंग जिस डायरेक्शन में होगी वही क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। जैसे यहाँ पे ये, तो ये क्या हो रहा है बेटा, इनवर्ड। इधर हो रहा है इनवर्ड। ये एक्चुअल में ये ऊपर दिख रहा है लेकिन ऐसा एक्चुअल नहीं है। ये तो ऐसा होगा ना बेटा, ये ऐसा होगा, ये ऐसा होगा, बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। ये इनवर्ड है, ठीक है बेटा, ये इनवर्ड है। तो इसको मतलब देखो, जैसे मेरी उंगलियां बोर्ड के अंदर जा रही हैं, बोर्ड के अंदर जा रही हैं,
मतलब कि ये इनवर्ड। तो फिजिक्स में इनवर्ड डायरेक्शन को ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे, और आउटवर्ड जैसे मान लो कि अगर उधर से इधर आ रही है, जैसे ये इधर आ रही है, तब इसको हम बोलेंगे आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को हम लोग ऐसे डॉट लगाएंगे, ऐसे डॉट लगाएंगे। इनवर्ड के लिए ऐसे क्रॉस करेंगे। ठीक है बेटा? सर हाँ सर बोलो। सर ये सिंबल थोड़े बड़े बना दो सर, दिख नहीं रहे ऐसे में। ये क्रॉस है बेटा, ऐसा क्रॉस है। ये क्रॉस का मतलब इनवर्ड, और इसको हम लोग ऐसे डॉट बनाएंगे तो ये आउटवर्ड, ये इनवर्ड है, इनवर्ड। ठीक है? और ये क्या है? ये आउटवर्ड है, आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये इनवर्ड हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है? इनवर्ड हो रहा है। लेकिन करंट का डायरेक्शन यदि मान लो कि ऊपर से नीचे, अब जैसे मान लो कि डायरेक्शन इसका हमने नीचे कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा? हमारी जो कर्ली फिंगर्स है वो कर्ल ऐसे हो रही है, आउटसाइड में हो रही है, तो ये आउटवर्ड का डायरेक्शन शो करेगा। ठीक है? अगर मैं इसी को ऐसे बना दूं, ये B to A, और करंट का डायरेक्शन अगर ये हो जाए, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है बेटा? ये हमने उल्टा कर दिया इसको, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? ये आउटवर्ड होगा, आउटवर्ड। ठीक है बेटा? ये समझ में आ गया? ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब इसमें एक और रूल है जिसको हम लोग बायोट सेवर्ट्स लॉ कहेंगे, बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ। बायोट सेवर्ट्स लॉ ये क्या बताता है कि दिस लॉ विल बी डिटरमाइन द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द स्मॉल एलिमेंट। ये बताता है कि किसी स्मॉल एलिमेंट के लिए कुल कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगी, या किसी स्मॉल एलिमेंट के द्वारा कुल कितने मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। इसको हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि कोई स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है, वह इन चार चीजों पे डिपेंड करता है। किन की चीजों पे डिपेंड करता है? पहली चीज इन्होंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है उस करंट पे डिपेंड करता है जो किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है। मतलब जिस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, उस कंडक्टर में कुल कितने मैग्नीट्यूड का करंट फ्लो करता है उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा प्रोपोर्शनल होता है उस स्मॉल एलिमेंट की लेंथ पर, कि वो स्मॉल एलिमेंट जो हमने लिया है उसकी लेंथ क्या है, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरा साइन थीटा, मतलब जो एंगल बन रहा है किसके बीच में, जिस पॉइंट पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है और करंट का जो डायरेक्शन है उनके बीच में कितने डिग्री का एंगल है, उसके साइन पर भी डिपेंड करता है। और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस के भी इनवर्सली, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जितने दूर, जैसे मान लो कि यहाँ पे यदि कोई मैग्नेट रखें और यहाँ पे पास में हम देखें तो उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यहाँ पे जाए तो स्ट्रेंथ और कम हो गई, और दूर जाए तो स्ट्रेंथ कम हो गई। तो इसको यह स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करता है, स्क्वायर इनवर्स लॉ को फॉलो करता है। मतलब कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वह मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी कि उस करंट, उस कंडक्टर से कितनी डिस्टेंस पर मैं उसके मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहा हूं, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? ये बात क्लियर हो गई? हेलो, ये बात क्लियर हो गई बेटा?
तो बायोट सेवर्ट्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ विल बी डिटरमाइनिंग, दिस लॉ will be determining the magnetic field intensity for small element स्मॉल एलिमेंट के लिए क्या करते हैं? यहां से सर बोर्ड क्लियर नहीं था। बोर्ड क्लियर नहीं है। यस सर क्लियर है। ओके तो बायोट सेवर्ट लॉ क्या कहता है कि स्मॉल एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, उसको हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो इसके लिए बायोट सेवर्ट लॉ ने अपना कॉन्सेप्ट बायोट सेवर्ट लॉ इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इंटेंसिटी फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग, जैसे मान लीजिए कि ये कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर में यहाँ मान लीजिए कि आई करंट फ्लो करती है। इस कंडक्टर के यहां से ए से बी हो गया और इस कंडक्टर से कुछ डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हमें क्या करना है? फाइंड करना है इंटेंसिटी। तो यहाँ पे इसकी जो डिस्टेंस है, यहां से हमने मान लिया कि इसकी डिस्टेंस यदि आर हो, इस कंडक्टर से इस पॉइंट की डिस्टेंस यदि आर ले लें, तो हम क्या करेंगे? ऐसे हम चाहें कि डायरेक्ट पूरा का पूरे इस कंडक्टर के थ्रू अगर इस पर हम फाइंड कर लें कि इंटेंसिटी कितनी होगी, तो ऐसा नहीं निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस कंडक्टर का एक छोटा सा पार्ट इसमें हमें काटना पड़ेगा। छोटे से पार्ट के लिए पहले फाइंड करेंगे। मान ली कि ये पार्ट मैंने इतना काट लिया और इस पार्ट की लेंथ मैंने मान लिया है कि डीएल है। इस पार्ट की लेंथ कितनी है? डीएल है। तो यहाँ पे इस डीएल के ड्यू टू हमें फाइंड करना है। एक मिनट एक काम करें, इसको एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई, और इसको मैं ए डी मान लेता हूं। ए डी एक पार्ट डीएल जिसकी लेंथ डीएल है, मैंने इसमें से कट कर लिया है। और ड्यू टू दिस डीएल व्हाट विल बी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पी, पहले हम ये फाइंड करेंगे। और अगर पूरे से चाहिए तो फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से कहां तक? एक्स से लेकर के वाई तक। तो ये हमें मिल जाएगा टोटल इंटेंसिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये देखें कि जो यहाँ पे डीएल है, इस स्मॉल एलिमेंट के, हाँ बेटा, ओके, हाँ बेटा चालू कर दिया। जी प्रतीश उठाइए ना, क्लास आ गई।
मैं उठाऊंगा क्या? सर हाँ बेटा, हाँ। जय सार, जय सर सार। सर हाँ सर मैं कह रहा था सर, मेरा 13 सितंबर का सर मैथ्स का एग्जाम है, जिसमें एओडी आ रहा है सर, एप्लीकेशन ऑफ अच्छा, डेरिवेटिव। तो 6 चैप्टर आ रहा है, 6 चैप्टर। यस सर। और सर 16 को सर फिजिक्स है, उसमें सर वो आ रहा है, फर्स्ट 3 चैप्टर्स आ रहे हैं सर। फर्स्ट 3 चैप्टर तो 3 चैप्टर, थर्ड चैप्टर तो हो गया अपना। यस सर, फिजिक्स का तो निपट गया है। फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड कर लिए हो आप? यस सर, फर्स्ट सेकंड कर लिया, कुछ डाउट्स हो मैं क्लियर कर लूंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके। तो एओडी अपने को करना रहेगा, एओडी। सर 2 तारीख तक वो जो जयेश का है वो कर लेते हैं, उसके बाद शुरू करेंगे। अच्छा, आपका कब से है? आपका कब से है? सर 13 सितंबर को एग्जाम है मेरा मैथ का। ओके ओके, 13 सितंबर को है। तब तो वो तो कंटिन्यू ही चलेगा ना। अब इसके फर्स्ट के बाद से अपन सीधे फिफ्थ और फिर उसके बाद से 6th स्टार्ट करेंगे, ठीक है? ओके सर। हाँ, तो देखो बेटा, यहाँ पे ये हम लोग देख रहे थे कि एक्स वाई एक कंडक्टर है जिसमें करंट एक्स टू वाई फ्लो हो रही है। लेट इन ए कंडक्टर एक्स वाई करंट आई फ्लोइंग फ्रॉम x to y, we find magnetic field intensity at P, where distance of P from conductor is R. Line joining P to conductor makes theta angle with conductor. Now we take a small element AB इक्वल टू DL। हमने इस पर एक स्मॉल एलिमेंट AB लिया जिसकी लेंथ DL है। नाउ स्मॉल DB, देखो बेटा, अगर ये स्मॉल एलिमेंट है तो इसके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वह भी स्मॉल होगी। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग DB से डिनोट करते हैं। तो दिस स्मॉल DB means this small magnetic field is directly proportional to current I flowing in that conductor। इस कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा, DB is directly proportional to DL is directly proportional to DL। जो इसमें हमने जो स्मॉल एलिमेंट लिया है उसकी लेंथ के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। थर्ड, DB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मीन्स उस एंगल जो एंगल इस P पॉइंट को इससे कंडक्टर से ज्वाइन कर रहा है और कंडक्टर के बीच में जो एंगल बनता है उसके साइन थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एंड DB is inversely proportional to distance between that point and conductor।
इस कंडक्टर और इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। देयर आर 4 फैक्टर्स ऑन विच दिस मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन। ठीक है बेटा, इन सभी पर ये डिपेंड करता है। अगर ये ऐसा करता है तो देयरफॉर अगर मैं इन सबको मर्ज कर दूं तो dB हो जाएगा, dB इज प्रोपोर्शनल टू आई dl साइन थीटा होल अपान में r का स्क्वायर। ये समझ में आ गया बेटा? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ये समझ में आ गया? सर हाँ बेटा बोलो बोलो। सर ये साइन थीटा क्यों लेते हैं सर? मतलब कोई रीजन है साइन थीटा लेने का? क्या बोल रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ सर साइन थीटा क्यों लेते हैं सर? मतलब इसमें dB का एंगल। अच्छा, ये जो एंगल है इसको साइन थीटा ही क्यों लेते हैं? मतलब इसकी जगह कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात कर रहे हैं क्या? कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ले सकते हैं, ऐसा कुछ है? यस सर, जैसे कोई जैसे एक लाइन खींचते हैं तो सर उसका जो परपेंडिकुलर होता है तो वहां पर उनके बीच में साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, ऐसे लेते हैं ना सर। एक्चुअली क्या है कि अगर यहाँ पे हम लोग कॉस थीटा अगर ले लें, कॉस थीटा, और बाई चांस मान लीजिए कि इस थीटा की वैल्यू क्या हो गई 90 डिग्री होगी। 1 मिनट के लिए सपोज करिए अगर 90 डिग्री हो गई तो कॉस 90 कितना होता है? 0। तो 0 कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी कि ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे हमें क्या मिलेगा बेटा? 0 मिलेगा। लेकिन एक्चुअली में समझ गया। हाँ, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो ये मिल गया। अगर इसको मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाता हूं तो ये हो जाएगा dB इक्वल टू k इंटू आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। यहां से ये हमें एक एक्सप्रेशन मिल गया बेटा, dB इक्वल टू आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया। अब यहां से जो k की वैल्यू है, k एक कांस्टेंट है, where k is constant and k equal to, यहाँ पे जो k की वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट अपान में 4 पाई, म्यू नॉट अपान में 4 पाई के इक्वल होता है। k इक्वल टू म्यू नॉट अपान में 4 पाई। तो चाहे तो इसको हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। देयरफॉर dB इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आई dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी एट पॉइंट P ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट। ठीक है बेटा, स्मॉल एलिमेंट के लिए यह मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। अच्छा, ये जो होता है इसकी जो वैल्यू होती है, एक मिनट बेटा, इसकी जो वैल्यू होती है वह 10 टू द पावर -7 के इक्वल होती है बेटा, 10 टू द पावर -7 के की वैल्यू। ये जो कांस्टेंट है इसके पूरा जो वैल्यू होती है म्यू नॉट अपान 4 पाई या 10 टू द पावर -7 के इक्वल होती है। हाँ बेटा बोलो, कुछ बोल रहे थे आप? सर मैं ये कह रहा था सर कि जो सर इंटेंसिटी है वो मैग्नीट्यूड